अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम टू CBEL कंसेप्ट बेस्ड एजुकेशन लर्निंग यूट्यूब चैनल। मैं हमाद अहमद, आपका ट्यूटर। आज की इस वीडियो में हम जिस क्लास के बारे में डिस्कशन करेंगे उस क्लास का नेम है FSC पार्ट 1 यानी इंटरमीडिएट पार्ट 1 और उसका सब्जेक्ट है केमिस्ट्री। केमिस्ट्री का आज जो हम टॉपिक डिस्कस करने लगे हैं वो है मोलेकुलर आयन यानी मॉलिक्यूलर आयन। मैंने लास्ट वीडियोस में आपको एटम के बारे में डिस्कशन की, एविडेंस ऑफ एटम के बारे में एक वीडियो आपको अपलोड करके दी। एक वीडियो इससे पहले मैंने मॉलिक्यूल की और आयन की भी आपको अपलोड करके दी है, ताकि आप स्टूडेंट्स उसको इजी वे में समझाने की कोशिश की है। उसको देखिएगा एक दफा, इंशाल्लाह ताला आपको बहुत बेनिफिट होगा। और वेरी सिंपल वे है, उसमें मैंने आपको बताया लो से लो स्टूडेंट्स भी उन वीडियो को देखेगा ना तो उसको इंशाल्लाह ताला उसके तमाम कंसेप्चुअल क्वेश्चन जो हैं वो क्लियर हो जाएंगे। सो स्टूडेंट्स, आज की इस वीडियो को शुरू करने से पहले आप स्टूडेंट से ये रिक्वेस्ट है, चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियोस को लाइक करें और इन वीडियोस को ज्यादा से ज्यादा अपने फ्रेंड्स में शेयर करें ताकि आपके साथ साथ उनका भी बेनिफिट हो जाए। आज हम बात करते हैं मॉलिक्यूलर आयन की। जो हमारा टॉपिक है वो है मॉलिक्यूलर आयन। देखो, हमने प्रीवियस वीडियो में ये डिस्कशन की थी आयन के बारे में। आयन कैसे बनता है? जब एटम या ग्रुप ऑफ एटम के ऊपर कोई ना कोई चार्ज आ जाए, चाहे वो चार्ज पॉजिटिव हो चाहे वो चार्ज नेगेटिव हो, तो आपका क्या फॉर्म होता है? आयन फॉर्म होता है। अगर वो चार्ज पॉजिटिव होगा तो आपका केटाइन फॉर्म होगा, अगर चार्ज नेगेटिव होगा तो आपका आयन फॉर्म होगा। इसी तरह अगर आपने मॉलिक्यूलर आयन की फॉर्मेशन करनी है तो आपको जो चार्ज लाना पड़ेगा वो मॉलिक्यूल के ऊपर चार्ज लाना पड़ेगा। यानी कि अगर किसी मॉलिक्यूल के ऊपर चाहे पॉजिटिव चार्ज हो चाहे नेगेटिव चार्ज हो, उसकी शक्ल में बनने वाली जो चीज होगी वो होगी मॉलिक्यूलर आयन। तो आप इसकी डेफिनेशन को इस तरह लिख सकते हो, डेफिनेशन को आप इस तरह लिख सकते हो कि जी डेफिनेशन क्या है मेरे पास मॉलिक्यूलर आयन की। मॉलिक्यूलर आयन की डेफिनेशन ये आपके पास होगी, व्हेन a molecule having positive or negative charge on it, it is called molecular ion। ठीक है स्टूडेंट्स, मॉलिक्यूलर आयन से ही आपको पता चल गया कि इसमें जो आयन बनेगा वो मॉलिक्यूल के ऊपर बनेगा। जैसा कि आयन की दो टाइप्स थी, केटाइन और एनाइन, इसी तरह मॉलिक्यूलर आयन की भी दो टाइप्स हैं। वो क्या हैं? दो टाइप्स आपके पास। टाइप्स नंबर वन, केटानिक मॉलिक्यूलर आयन। नंबर दो, एनोनिक मॉलिक्यूलर आयन। आप इसमें निक निक लाजमी साथ में डालेंगे। अब देखो स्टूडेंट्स, केटानिक मॉलिक्यूलर आयन और एनोनिक मॉलिक्यूलर आयन ये हम कैसे फॉर्मेट करेंगे? जैसा कि हमने पहले पढ़ा था कि जब हम आयन को बनाएंगे, एटम या ग्रुप ऑफ एटम के ऊपर हम आयन लेके आना चाहते हैं, एटम को आयन में कन्वर्ट करना चाहते हैं, तो हम क्या करेंगे कि एटम के ऊपर या तो एंडोथर्मिक प्रोसेस लाएंगे या एक्सोथर्मिक प्रोसेस उनके ऊपर अप्लाई करेंगे। इसी तरह अब हमने मॉलिक्यूल के ऊपर क्या लेना है, या पॉजिटिव आयन बनाना है यानी कि केटानिक मॉलिक्यूलर आयन बनाना है, या हमने एनोनिक मॉलिक्यूलर आयन बनाना है, तो हम क्या करेंगे स्टूडेंट्स? हमें जो सब्सटेंस लेना पड़ेगा वो हमारा मॉलिक्यूल होगा। ठीक है स्टूडेंट्स, अब आपको पता है स्टूडेंट्स मॉलिक्यूल क्या है? मॉलिक्यूल इज अ स्मॉलेस्ट पार्टिकल ऑफ अ प्योर सब्सटेंस। मॉलिक्यूल प्योर सब्सटेंस का स्मॉलेस्ट पार्टिकल है और यह हमेशा इंडिपेंडेंटली रहता है। ये हमेशा इंडिपेंडेंटली रहता है। मैं क्यों ये चीजें बता रहा हूं, अभी ये चीजें आपसे बहुत ज्यादा आपको बेनिफिट देंगी। देखो, जब भी मॉलिक्यूल की बात करते हैं तो मॉलिक्यूल हमेशा इंडिपेंडेंटली रहता है। इंडिपेंडेंटली का मतलब ये होता है कि मॉलिक्यूल हमेशा स्टेबल होता है, अनस्टेबल नहीं होता, स्टेबल होता है। लेकिन एटम जो होता है वो ज्यादातर 112 एटम्स आपके पास ऐसे हैं पीरियोडिक टेबल में जो अनस्टेबल हैं, और नोबल गैसेस जो हैं वो आपके पास स्टेबल हैं इंडिपेंडेंटली, इस वजह से उनको कहा जाता है। देखो, मॉलिक्यूलर आयन आपने बनाना है, मॉलिक्यूल के ऊपर आपने पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज लेके आना है, तो आपको आपको मॉलिक्यूल लेना पड़ेगा। और मॉलिक्यूल, एटम को मॉलिक्यूल में कैसे कन्वर्ट करते हैं वो मैंने मॉलिक्यूल की जो वीडियो बनाई है उसमें मैंने बहुत इजी वे में आपको एक्सप्लेन किया हुआ है। वो वीडियो लाजमी देखिएगा, इंशाल्लाह ताला ये मॉलिक्यूल का आपका कॉन्सेप्ट उससे क्लियर हो जाएगा। अब देखो, अगर आपने मॉलिक्यूल के ऊपर लाना है पॉजिटिव या नेगेटिव चार्ज, तो आप ना एक शीशे का बॉक्स लोगे क्लोज, उसमें आप क्या करोगे? मॉलिक्यूल डालोगे।
आपने मॉलिक्यूल डाला। अब देखो स्टूडेंट्स, एक बात याद रखना, जब भी आपने मॉलिक्यूल के ऊपर आयन लेके आना है, आयन बनाना है, मॉलिक्यूल को आयन में कन्वर्ट करना है, चाहे वो आयन पॉजिटिव हो चाहे वो आयन नेगेटिव हो, तो याद रखना स्टूडेंट्स, आपको पहले उस मॉलिक्यूल को गैस में कन्वर्ट करना पड़ेगा, यानी वेपर्स में कन्वर्ट करना पड़ेगा। वेपर्स कह लो, गैस कह लो, एक ही मतलब है। ठीक है स्टूडेंट्स, मैंने क्या बोला, जब भी आपने मॉलिक्यूल को आयन में कन्वर्ट करना है, चाहे वो आयन पॉजिटिव हो नेगेटिव हो, तो आपको उस मॉलिक्यूल को गैस में कन्वर्ट करना पड़ेगा। और वो गैस, आपको उसको गैस को गैस भी बोल सकते हो या उसको वेपर्स भी बोल सकते हो। ठीक है, सो अब ये चीज है, फिर उसके ऊपर पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज आएगा। अब आप ये चीज सोचोगे तो क्या इसमें न्यूक्लियस, वो प्रोटॉन न्यूट्रॉन वो तो नहीं आएगा? देखो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन वो तो मॉलिक्यूल के अंदर है नहीं, वो तो पार्टिकल्स किसके हैं? प्रोटॉन और न्यूट्रॉन वो तो न्यूक्लियस के पार्टिकल्स है। न्यूक्लियस किसके अंदर पाया जाता है? न्यूक्लियर एटम के अंदर पाया जाता है। इस वजह से आप उस चीज को नहीं ले सकते। आप स्टूडेंट्स इसी चीज में गलती करते हो कि आप एटम को लेने शुरू कर देते हो। मॉलिक्यूल आयन बनाते वक्त आप एटम्स की चीजों को अंदर मिक्सअप कर देते हो। एटम के ऊपर जब हम आयन बनाएंगे, तब हम वो एटम के अंदर न्यूक्लियस, फिर प्रोटॉन, फिर न्यूट्रॉन और फिर इलेक्ट्रॉन, जब हम मॉलिक्यूलर आयन बनाएंगे तब हम मॉलिक्यूल को बस लेंगे। ठीक है स्टूडेंट्स, और मॉलिक्यूल को हमेशा आपने एक क्लोज फ्लास्क में लेना है, यानी कि एक आपने ऐसा बर्तन यूज करना है शीशे का जो क्लोज हो। ठीक है स्टूडेंट्स, अब आप क्या करोगे, देखो अब आपने क्या करना है, अब इसके अंदर आपने, इसके अंदर जो इलेक्ट्रॉन है इसके मॉलिक्यूल के, या तो आप इसको इलेक्ट्रॉन को लूज करवाओगे या गेन करवाओगे। लूज करवाओगे मतलब रिमूव करवाओगे तो उसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा, गेन करवाओगे इलेक्ट्रॉन के ऊपर तो उसके ऊपर नेगेटिव चार्ज आ जाएगा। अगर आप गेन लूज करवाओगे इलेक्ट्रॉन को स्टूडेंट्स, या रिमूव करवाओगे, तो वो आपके कैटानिक मॉलिक्यूलर आयन बनेंगे। अगर आप गेन करवाओगे तो आपके वो एनोनिक मॉलिक्यूलर आयन बनेंगे। ठीक है स्टूडेंट्स, अब ये गेन और लूज ऑफ इलेक्ट्रॉन, ये ऐसे तो नहीं ना होना, गेन कर लो या लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन कर लो, ये ऐसे तो नहीं ना होना कि मतलब आपने इसके, मतलब मैं कहना ये चाह रहा हूं कि इसके लिए आपको कौन सा अमल अप्लाई करना पड़ेगा। जैसे कि आपने एटम को जब कन्वर्ट किया था केटायन में या एनाइन में, तो आपने उसके लिए एंडोथर्मिक प्रोसेस या एक्सोथर्मिक प्रोसेस यूज किया था। तो इसके लिए आप क्या टेक्निक यूज करोगे? अगर आपने इसको केटाइन और एनायनिक मॉलिक्यूलर आयन में कन्वर्ट करना है, तो इसके लिए आप तीन टेक्निक्स को यूज कर सकते हैं। वो टेक्निक्स क्या हैं? वो सबसे पहले आपके पास आ जाती है एक्स रेज टेक्नोलॉजी, एल्फा पार्टिकल्स, फिर आपके पास गामा रेज या गैमा रेज। ठीक है स्टूडेंट्स, अब आप क्या करोगे, आपने इस जार के अंदर क्या करना है, एक्स रेज टेक्नोलॉजी, फर्ज करो आपने हाई रेडिएशन से इसके अंदर ऐसे पास करवाई, तो क्या होगा, यहां से इलेक्ट्रॉन जो है वो बाहर की तरफ निकलेंगे, यहां से इलेक्ट्रॉन बाहर की तरफ लूज होगा। तो अगर इलेक्ट्रॉन बाहर की तरफ निकलेगा, चाहे एक हो दो हो जितने मर्जी हो, तो आपको पता है इलेक्ट्रॉन निकलेगा तो पॉजिटिव चार्ज आएगा। इलेक्ट्रॉन जब भी रिमूव होता है, लॉस करवाते हैं हम इलेक्ट्रॉन का, तो क्या आएगा, पॉजिटिव चार्ज आएगा। तो आप हाई रेडिएशन की मदद से, हाई रेडिएशन यूज करके, एक्स रेज हो, अल्फा पार्टिकल्स हो, चाहे आप गैमा रेज हो, आप उसकी मदद से केटानिक मॉलिक्यूलर आयन फॉर्म कर लेंगे। क्यों? क्योंकि ये स्टूडेंट्स, जब हाई रेज, हमें क्यों क्यों हमने इसको इस्तेमाल किया, हाई रेज को हमने क्यों यूज किया, हमने आम सिंपल सी रेज क्यों नहीं, हम लो लेवल की रेज को क्यों नहीं यूज किया? क्योंकि मैंने आपको पहले बताया, मॉलिक्यूल जो आपका होता है वो इंडिपेंडेंटली एग्जिस्ट करता है हमेशा, मतलब स्टेबल होता है। तो एक चीज पहले से स्टेबल है, मतलब उसके वैलेंस शेल में जितने भी इलेक्ट्रॉन हैं वो पूरे हैं। तो स्टूडेंट्स, जब आपने उसके अंदर पॉजिटिव चार्ज या नेगेटिव चार्ज लेके आना है, तो उसको तोड़ना पड़ेगा। जब आप उसको तोड़ोगे, उसके लिए आपको हाई बीम ऑफ इलेक्ट्रॉन की जरूरत है, आपको बहुत ज्यादा एनर्जी की जरूरत है। तो अगर एक चीज को आपने तोड़ना है, उसके लिए बहुत ज्यादा एनर्जी की जरूरत है। इस वजह से आपको एक्स रेज, गामा रेज और अल्फा पार्टिकल्स की जरूरत पड़ेगी। ठीक है स्टूडेंट्स, अब आप ये कह सकते हो कि आपके जो कैटायनिक मॉलिक्यूलर आयन है वो आपने कैसे फॉर्मेट किए? आपने वो फॉर्मेट किए हाई बाय यूजिंग हाई एनर्जी या बाय यूजिंग हाई रेडिएशन। अब ये अक्सर पेपर में क्वेश्चन आता है कि फॉर्मेशन ऑफ मॉलिक्यूलर आयन या फॉर्मेशन ऑफ या फॉर्मेशन ऑफ केटानिक मॉलिक्यूलर आयन। ठीक है ना स्टूडेंट्स, अब देखना फॉर्मेशन की बाद में बात करते हैं। अब देखो, अगर फर्ज करो आपने एनोनिक मॉलिक्यूलर आयन बनाना है, तो आप क्या करोगे, आपको बाहर से इलेक्ट्रॉन अंदर लाना पड़ेगा। तो स्टूडेंट्स,
आपका मॉलिक्यूलर आयन जो होता है वो 99% केटानिक मॉलिक्यूलर आयन बनता है, एनोनिक मॉलिक्यूलर आयन नहीं बनता। उसकी वजह क्या होती है? उसकी वजह ये होती है कि इलेक्ट्रॉन को बाहर से अंदर लाना बहुत मुश्किल है। क्यों? क्योंकि मॉलिक्यूल पहले से ही स्टेबल फॉर्म में मौजूद है, वो पहले से ही स्टेबल है। अगर एक चीज पहले से स्टेबल है तो उसको तोड़ा जा सकता है, लेकिन बाहर से कोई चीज अंदर नहीं लाई जा सकती। ये ऐसे ही एग्जांपल ले लें कि अगर मैं कहता हूं कि एक रूम में 4 बंदों की स्पेस है बस रहने को, आप उसमें से एक बंदे को बाहर निकाल सकते हैं, लेकिन 5वें बंदे को अंदर नहीं ला सकते। क्यों? क्योंकि अंदर वो तो रूम पहले से स्टेबल है, पहले से फुलफिल है। बात को समझ रहे हैं? अंडरस्टैंड बात को कर रहे हैं? इस वजह से जो आपके एनोनिक मॉलिक्यूलर आयन है वो स्टूडेंट्स ज्यादातर बनते नहीं, सिर्फ 1 या 0.5% आपके ऐसे हैं मॉलिक्यूलर आयन जो एनोनिक मॉलिक्यूलर आयन बनते हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, अब केटानिक मॉलिक्यूलर आयन की आपको बताता हूं, पहले फॉर्मेशन या मॉलिक्यूलर आयन की फॉर्मेशन, अब फिर उसके बाद हम इसकी एग्जांपल को डिस्कस करते हैं। देखो फॉर्मेशन में आप क्या लिखोगे, मैंने यहां पे हेडिंग दी फॉर्मेशन, आपको वो कुछ भी पूछ सकता है। आपको वो कह सकता है फॉर्मेशन ऑफ मॉलिक्यूलर आयन, या आपको वो कह सकता है फॉर्मेशन ऑफ केटानिक मॉलिक्यूलर आयन। अब देखो स्टूडेंट्स, अगर फॉर्मेशन ऑफ केटानिक मॉलिक्यूलर आयन या मॉलिक्यूलर आयन की बात कर ले तो कैसे बने हैं, आपने ये लिखना है मॉलिक्यूलर आयन आर फॉर्म्ड बाय यूजिंग हाई रेडिएशन और एनर्जी, या हाई रेडिएशन या हाई एनर्जी बाय पासिंग, इसको पास करवाया है थ्रू, इनटू भी लिख सकते हैं आप, बाय पासिंग इनटू मॉलिक्यूल। जब हमने मॉलिक्यूल के अंदर से हाई एनर्जी रेडिएशंस पास करवाई तो हमें क्या मिलता है, मॉलिक्यूलर आयन या केटानिक मॉलिक्यूलर आयन। तो मैं आप क्यों बार बार कह रहा हूं केटानिक मॉलिक्यूलर आयन, क्योंकि केटानिक मॉलिक्यूलर आयन ऐसे हैं जो 99% आपको मॉलिक्यूलर आयन में केटानिक मॉलिक्यूलर आयन आप बना सकते हो। मैंने प्रीवियस आपको एक बहुत बेस्ट एग्जांपल भी दिया, वो रूम वाली, ठीक है ना स्टूडेंट्स। अब देखो इस तरह आप क्या कह सकते हो, आप ये कह सकते हो कि केटानिक मॉलिक्यूलर आयन आर मोर अबंडेंट देन एनोनिक मॉलिक्यूलर आयन। अबंडेंट का मतलब ये होता है कि कसरत से पाया जाना। केटानिक मॉलिक्यूलर आयन जो है वो ज्यादा पाए जाते हैं एनोनिक मॉलिक्यूलर आयन से। आपको वो पेपर वाला अगर ये भी पूछ ले, क्वेश्चन पूछ ले कि क्यों केटानिक मॉलिक्यूलर आयन ज्यादा पाए जाते हैं, तो आप उसमें ये एग्जांपल दो, क्योंकि केटानिक मॉलिक्यूलर आयन इस वजह से ज्यादा पाए जाते हैं क्योंकि मॉलिक्यूल जो होते हैं वो एक्चुअल में स्टेबल होते हैं। स्टेबल चीज से हम इलेक्ट्रॉन का लॉस करवा सकते हैं, इलेक्ट्रॉन को रिमूव करवा सकते हैं, लेकिन इलेक्ट्रॉन को हम गेन नहीं कर सकते। ठीक है स्टूडेंट्स, इस वजह से केटानिक मॉलिक्यूलर आयन ज्यादा पाए जाते हैं देन एनोनिक मॉलिक्यूलर आयन। अब इसमें आप केटानिक मॉलिक्यूलर आयन की क्या एग्जांपल लिख पाओगे, देखो केटानिक मॉलिक्यूलर आयन की क्या एग्जांपल होगी, आपके पास जितने भी मॉलिक्यूल्स हैं, मिसाल के तौर पर H2O, ये आपके पास मॉलिक्यूल है, इसके ऊपर पॉजिटिव डाल दो, ये केटानिक मॉलिक्यूलर आयन बन गया। इसके बाद देखो H2 पॉजिटिव, O2 पॉजिटिव, उसके बाद N2 पॉजिटिव, उसके बाद CO2 पॉजिटिव, ये तमाम आपके किस में आ जाएंगे, केटानिक मॉलिक्यूलर आयन में। हाँ, अगर आपसे वो पूछ ले कि एनोनिक मॉलिक्यूलर आयन की जो 1% पाए जाते हैं उनकी क्या एग्जांपल है, तो उसकी एग्जांपल आप ये लिखिएगा, एनोनिक मॉलिक्यूलर आयन की कौन सी, O2-1 ऊपर, O2-2 ऊपर, O2-3 ऊपर, ठीक है, एंड मेनी मोर। ठीक है, अब देखो -1, -2, -3, स्टूडेंट्स ये चीज देखो, मैं आपको बताता हूं, अगर आपको +1, +2 या +3 शो हो रहा है ना, तो +1 का मतलब ये होता है कि आपने जो इलेक्ट्रॉन लॉस करवाया है या जो इलेक्ट्रॉन आपने रिमूव करवाया वो 1 है। अगर +2 हो तो इसका मतलब आपने 2 इलेक्ट्रॉन का लॉस करवाया है। अगर +3 हो तो इसका मतलब आपने 3 इलेक्ट्रॉन का लॉस करवाया है। ठीक है ना, अगर इसी तरह अगर -1 हो तो आपने 1 इलेक्ट्रॉन को गेन किया है, अगर -2 हो तो इसका मतलब होता है 2 इलेक्ट्रॉन को गेन किया है, अगर -3 हो तो इसका मतलब है 3 इलेक्ट्रॉन को गेन किया है। ठीक है स्टूडेंट्स, ये आपका एक छोटा सा टॉपिक है लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, जो आपको अक्सर स्टूडेंट्स को ये कंफ्यूज करता है, क्योंकि वो आयन और मॉलिक्यूलर आयन में
डिफरेंस नहीं कर पाते। अब लास्ट में एक चीज जो आखिर में आपको बतानी है वो है एप्लीकेशन ऑफ मॉलिक्यूलर आयन। मॉलिक्यूलर आयन कहां पे इस्तेमाल होता है या यूटिलाइजेशन ऑफ मॉलिक्यूलर आयन कहां पे इसको यूज किया जाता है। देखो मैस स्पेक्ट्रोमेट्री जो आपका नेक्स्ट टॉपिक आएगा बहुत इंपॉर्टेंट है। मैस स्पेक्ट्रोमेट्री के अंदर आप ये पढ़ोगे कि जो आपकी एप्लीकेशन है ना मॉलिक्यूलर आयन जो आपका यूज होता है वो आपका यूज होता है मॉलिक्यूल का स्ट्रक्चर डिटरमाइन करने के लिए। मॉलिक्यूल का मैस कितना है, मॉलिक्यूल का स्ट्रक्चर क्या है, इसको जब आपने डिटरमाइन करना फाइंड आउट करना है तो इसके लिए आपको जिस चीज की जरूरत पड़ेगी वो है आपका मॉलिक्यूलर आयन। सो आप लिख सकते हो कि मॉलिक्यूलर आयन आर यूज्ड फॉर फॉर्मेटिंग या फॉर डिटरमिनेशन या फॉर फाइंडिंग द स्ट्रक्चर ऑफ मॉलिक्यूल। ये आपका मॉलिक्यूलर 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 आयन का आपका ये टॉपिक क्लियर हो गया स्टूडेंट। आई होप सो आपको बहुत अच्छे से अंडरस्टैंड हुआ होगा। वीडियो को बार बार देखें, अगर नहीं एक दफा में देखिए स्टूडेंट्स, एक दफा में कभी भी चीज नहीं समझ आती, चीज को बार बार देखा करो। बार बार देखेंगे वो जैसे ही आप सुनेंगे आपके दिमाग में चीजें बैठती जाएंगी। और इस टॉपिक को करने से पहले आपने पीछे मॉलिक्यूल का टॉपिक लाजमी कर लेना, क्योंकि मोस्टली जब वो मॉलिक्यूल का टॉपिक आप करोगे आपको ये टॉपिक इजीली समझ में आ जाएगा। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। अब तक के लिए इतना ही। अल्लाह हाफिज।